गुड मॉर्निंग, स्वागत है डेली डोज करंट अफेयर में। मैं हूं गौरव मलिक। चलिए चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में CCI यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑटोटेक द्वारा किस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ए, मैट्सो मिनरल्स। ऑटोटेक द्वारा मैट्सो ऑयल्स के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किया जाएगा। यह अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत किया जाएगा। इस अधिग्रहण के नियमों के अनुसार मैट्सो की इस तरह की सभी परिसंपत्तियों, राइट्स, ऋणों और देनदारियां जो मुख्य रूप से उसके खनिज व्यवसाय से संबंधित है, उनका अधिग्रहण ऑटोटेक द्वारा किया जाएगा। ऑटोटेक और मैट्सो को फिनलैंड के कानूनों के तहत पंजीकृत किया गया है। विलय के बाद मैट्सो शेयर धारकों को ऑटोटेक में नए जारी किए गए शेयर प्राप्त होंगे। विलय के बाद संयुक्त इकाई मैट्सो ऑटोटेक नाम से संचालित की जाएगी। अब बात करते हैं ऑटोटेक की, तो इसकी स्थापना की गई 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है एस्पो फिनलैंड में और इसके प्रेसिडेंट और CEO है मार्को तेरासवासारा। और आज की हमने लाइक्स का टारगेट रखा है 50 लाइक्स, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का दूसरा प्रश्न, महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है सी, जितेंद्र सिंह। ये केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री है और इन्होंने गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स के कार्यशाला का उद्घाटन किया है। इस कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में 16 देशों के 81 अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवकों ने भाग लिया, जिसमें श्रीलंका सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल HJS गुणवर्धने और बांग्लादेश के सरकार के 19 वरिष्ठ सचिव शामिल है। आज का तीसरा प्रश्न, ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयरवेंटी ऐप किस शहर में लॉन्च की गई? तो इसका उत्तर है बी, मुंबई। ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने ICU बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन एयरवेंटी लॉन्च की है। ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को ऑक्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया है। अब इस ऐप के जरिए कोई भी ICU बेड और वेंटिलेटर की स्थिति के बारे में आसानी से जान सकेंगे। इसमें सरकारी और निजी अस्पतालों के भर चुके और खाली पड़े ICU बेड और वेंटिलेटर की जानकारी के अलावा अस्पताल का रास्ता, टेलीफोन कॉल और ईमेल के माध्यम से अस्पताल से संपर्क करने की क्षमता है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने खाली बेड की स्थिति की जानकारी देने के लिए दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च की थी। आज का चौथा प्रश्न, 18 जून को किस राज्य सरकार ने मास्क डे के रूप में मनाया? तो इसका उत्तर है ए, कर्नाटक। कर्नाटक में कोविड-19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर्स, साबुन से हाथ धोने के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए मास्क डे के रूप में मनाया। साथ ही लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी के मानदंडों का पालन करने का भी आग्रह किया गया। कर्नाटक सरकार ने मास्क डे के अवसर पर एक रैली निकाली, जिसमें जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्ति और चिकित्सा कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल है वाजुभाई वाला। इससे पहले कर्नाटक में छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाया गया था और साथ ही कर्नाटक में ही कोविड-19 से लड़ने के लिए आप्त मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी। याद रखिएगा आप इसको। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है बी, ICICI होम फाइनेंस। ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफायती होम लोन स्कीम सरल लॉन्च की है। इस योजना का लाभ महिलाओं, निम्न मध्य आय वाले ग्राहकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा, जिनकी आय अधिकतम 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है। अब बात करते हैं सरल स्कीम के बारे में। तो इस ऋण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 लाख रुपए की संपत्ति पर महिला का स्वामित्व होना अनिवार्य है। ऋण की अधिकतम सीमा 35 लाख रुपए है और ऋण की ब्याज दर 7.98% से शुरू होगी और ऋण की अधिकतम अवधि होगी 20 वर्ष। पहले से जिन ग्राहकों ने लोन लिया है वो भी अपने लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ICICI
होम फाइनेंस की। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में और इस कंपनी के अध्यक्ष है अनूप बागची और इसके एमडी और सीईओ है अनिरुद्ध कमानी। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में के आर सच्चिदानंद का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका उत्तर है बी, फिल्म निर्देशक। ये मलयालम फिल्म निर्देशक थे। उनकी पहली निर्देशित फिल्म 2015 में अनारकली थी। उन्होंने सेतु के साथ कई फिल्मों की सह पटकथा की थी और बाद में अकेले फिल्म बनाना शुरू किया था। इनका 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका उत्तर है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है और इन्होंने कोविड-19 परीक्षण के लिए देश की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के साथ मिलकर कोविड मेडटेक विनिर्माण विकास कंसोर्टा के तहत भारत की पहली संक्रामक रोग निदान लैब आई लैब रैपिड रेस्पॉन्स मोबाइल लेबोरेटरी को विकसित किया है। आई लैब कोविड-19 और गैर कोविड-19 दोनों परीक्षणों को करने में सक्षम है। आई लैब में ऑन साइड एलिसा, आरटीपीसीआर, बायोकेमिस्ट्री विश्लेषण के साथ BSL-2 सुविधा है। इसमें आरटीपीसीआर परीक्षण कोविड-19 निदान परीक्षण है। एलिसा परीक्षण वायरस एंटीबॉडी की जांच करता है। एलिसा टेस्ट से पता चलता है कि कोई व्यक्ति अतीत में कभी भी वायरस से संक्रमित था और अब उसके लिए एंटीबॉडी विकसित कर चुका है। आज का आठवां प्रश्न, हाल ही में जलवायु संकट की स्थिति पर देश की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट किस शीर्षक के साथ जारी की गई? तो इसका उत्तर है सी, भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन। इस रिपोर्ट को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की देखरेख में असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ तैयार किया गया। इस रिपोर्ट में भारत जलवायु पैटर्न और उसके परिचर जोखिमों में दीर्घकालिक परिवर्तनों के संबंध में विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में क्या मुख्य है जानते हैं। इस रिपोर्ट में पता चलता है कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जिसका प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बताया गया है। साथ ही इसमें 2099 तक भारत के तापमान में वृद्धि के संबंधित दो अलग अलग परिदृश्यों की भविष्यवाणी की है। सबसे बेहतर मामलों में सदी के अंत तक भारत के तापमान में अभी भी 2.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जबकि सबसे खराब स्थिति में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा मॉनसून के बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण फैलाने वाले एरोसोल ब्राउन क्लाउड की वजह से 1951 से 2015 के बीच भारत में वर्षा 6% कम हो गई है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुंबई के पास समुद्र का स्तर प्रति दशक 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, जबकि बंगाल के तट पर यह 5 सेंटीमीटर प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। इसमें अप्रैल से जून हीट वेव के 2099 तक 4 गुना अधिक होने की संभावना बताई गई है। अब बात करते हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री की, तो वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किस देश की प्रमुख तेल कंपनी ने अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम यह सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में यह केंद्र वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का जनवरी 2021 तक परिचालन शुरू होने की संभावना है। इससे लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत GBSC तेल प्रमुख को भारत के डिजिटल प्रतिभा पूल से जोड़ने में मदद करेगा। अब बात करते हैं ब्रिटिश पेट्रोलियम की, तो इसके CEO है बर्नार्ड लूने और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है बी, वोल्कन बोजकिर। यह तुर्की के राजनयिक है और इन्हें यूएन के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। इस पद के लिए वोल्कन बोजकिर को संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन मिला है। वे वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे। महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
वर्तमान में बोजकिर एक न्याय और विकास इस्तांबुल से पार्टी विधायक और तुर्की संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख के रूप में सेवारत है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना की गई 1945 में। आज का 11वां प्रश्न, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है सी 19 जून। हर साल विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों और संघर्ष कर बचे लोगों को सम्मानित करने और ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने निडर होकर लड़ते हुए अपना पूरा जीवन लगा दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा 19 जून 2015 को की थी। आज का 12वां प्रश्न, HDFC ERGO ने पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है ए ट्रोपोगो। HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए यूके स्थित टेक ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यह पॉलिसी थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्लेम के लिए जीवन आश्वासन देती है। इस पॉलिसी के सदस्य ट्रोपोगो ऐप पर 10 लाख रुपए तक के बीमा कवर का दावा कर सकते हैं। अब बात करते हैं HDFC ERGO की, तो इसके MD और CEO है रितेश कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। आज का 13वां प्रश्न, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो इसका उत्तर है सी 2। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है जो कार्बन कैप्चर, अल्टरनेटिंग और परिपत्र अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी हैं। ये इस क्रम की 20वीं लिस्ट है। इसमें भारत की 2 कंपनियां जस्ट मनी और स्टेला एप्स को शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल कंपनियों को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कार्यशालाओं, कार्यक्रमों के साथ साथ समुदाय में अपने 2 वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जस्ट मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किफायती ऋण सुविधा प्रदान करती है। वहीं स्टेला एप्स भारत के डेटा लीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखलाओं के डिजिटलाइजेशन के कार्य से जुड़ी है। अब बात करते हैं जस्ट मनी की, तो इसके CEO है लिजी चैपमैन और स्टेला एप्स के CEO है रंजीत मुकुंदन। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा FDI आया है? तो इसका उत्तर है बी अमेरिका। UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा जारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में अमेरिका में सबसे ज्यादा FDI आया है। इस रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर रहा। 2018 में भारत का स्थान 12वां था। भारत में सबसे ज्यादा FDI सिंगापुर से आया है। अब बात करते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके हेड है मुकीसा कितुई और इसकी स्थापना की गई 30 दिसंबर 1964 में। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों की किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है? तो इसका उत्तर है ए गलवान की घाटी। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। गलवान की घाटी है लद्दाख में और गलवान नदी जो है अक्सई चीन से लद्दाख की ओर बहती है और सिंधु की सहायक नदी है। इस घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा जो लद्दाखी खोज करता थे और इन्होंने इस घाटी की खोज की थी। अब बारी है कल पूछे गए प्रश्न की। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द कर दिया है? तो इसका उत्तर है ए केरल। अब बारी है आपके लिए प्रश्न की और आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें और कल की वीडियो में इसका जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। साथ ही इन करंट अफेयर्स का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।